नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 47वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे और आज का दिन तो बड़ा गौरवशाली दिन है। आज ये बड़ा संयोग है कि जब हम बात कर रहे हैं तो इस बार आपको अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त, यह जो हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन ये हम लोगों को अवसर मिला है कि उस दिन गांव सरकार की बातचीत करें। आप सभी जानते हैं कि ये 75वां वर्ष दिवस है हमारी आज़ादी का या स्वतंत्रता का। तो हमारे लिए तो बहुत, सभी के लिए, देशवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है और इस गौरवशाली दिवस को हमें बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप सब आज बहुत उत्साहित होंगे, प्रसन्न होंगे कि 75वां दिवस भारत की आज़ादी का हम मना रहे हैं। और ये देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। 75 साल हम आज़ाद भारत को यहाँ तक ले के आए हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी हमारी उपलब्धि है। इस बीच बहुत सारे देश बहुत बदल चुके हैं, लेकिन भारत जो है अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखा है और मजबूती से अपनी आज़ादी को पकड़े हुए है और निरंतर ये आगे इसमें विकास करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये हम सबको विश्वास भी है और हम सबको सब जिस तरह से हम देश भारत के पीछे, मातृभूमि के पीछे जिस तरह से खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि ये निरंतर ये देश आगे बढ़ता रहेगा, अपनी आज़ादी को किसी कीमत पर भी आज़ादी को नहीं खोएगा। तो इस गौरवशाली दिवस के दिन मैं एक बार आप सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी आपस में एक दूसरे को शुभकामना दीजिए और गर्व करिए कि हम 75 साल तक अपने देश की आज़ादी को यहाँ तक लाए हैं। और आप देखिए, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कितनी मुश्किलें थीं और धीरे धीरे वो मुश्किलें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन नई नई समस्याएं भी पैदा हो रही हैं और नई नई समस्याएं भी विकराल रूप में पैदा हो रही हैं। समस्याएं प्रकट होती रहेंगी और आने वाली पीढ़ियां उन समस्याओं को, उसका निराकरण भी करेंगी। उनको अपने सामर्थ्य से उनको निराकरण करना है। जब जो पीढ़ी रहती है उसके सामने जो समस्या आती है, वही उसी का दायित्व है कि उसका समाधान निकाले। आने वाली पीढ़ियां जो आएंगी भारत में, उनका दायित्व है कि जो भी मुश्किलें और समस्याएं आएँ उनका वो समाधान निकालते रहे। लेकिन आज मैं एक बात ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा ये समझने की कोशिश हमें करना चाहिए कि आज़ादी का क्या अर्थ है। एक तो हम सामान्य ये समझते हैं कि देश आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों के गुलाम से। हम गुलाम थे, अंग्रेज छोड़ के हमको भारत के जो पूरी जो सत्ता थी उन्होंने भारतीयों को सौंप दिया और अंग्रेज चले गए। इस स्वतंत्रता दिवस को यही रूप में समझा जाता है। लेकिन एक बात और आप समझिए कि ये स्वतंत्रता दिवस का स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं। और ये जो स्वाधीनता दिवस है, इसको भी समझने की कोशिश करिए कि ये स्वाधीनता दिवस क्या है। आज़ादी तो ये है कि वो छोड़ के चले गए, आपको आज़ाद कर दिए। लेकिन इसका ये व्यापक जो अर्थ है वो एक तरह से स्वाधीनता दिवस है। यानी कि ये जो हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी का मतलब ये है कि हम स्वाधीन हुए हैं। स्वाधीन के मतलब अब सारी व्यवस्थाएं भारतीयों द्वारा चलाई जाएंगी। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी और सब लोग मुक्त हो गए और जो जैसे मन करे वैसे रहे। ये आज़ादी का मतलब नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम जैसे चाहें वैसे हम रहें, कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये आज़ादी का मतलब नहीं है। ये जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है, एक तरह से स्वाधीनता दिवस है। मतलब हम स्वतः अपने अधीन हैं, यानी कि भारतीय लोग अपने अधीन हैं। अपने अधीन का मतलब ये है कि भारतीय लोग जो अपने लिए जो व्यवस्था बनाएंगे, अब सारी व्यवस्था भारतीय लोग अपने बनाएंगे, खुद बनाएंगे। उनकी उस व्यवस्था में किसी का बाहरी ताकत का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी तरह से बाहरी ताकतें उनमें उसको प्रभावित नहीं करती। जो चाहें, जो जैसी व्यवस्था अपने देश की बनाएं वैसे चलाएं। भारत ने संविधान बनाया कि हम अपनी व्यवस्था अपने चलाएंगे। उस संविधान में आप देखिए कोई बाहरी ताकत तो हस्तक्षेप नहीं किया कि नहीं आप अपनी व्यवस्था ऐसे बनाएंगे। भारत के लोगों ने बैठ के अपना संविधान पर चर्चा किया और भारत का संविधान बनाया कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ संविधान है। इसीलिए देखिए उसमें लिखा रहा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को
हम भारत के लोग अपने को ही समर्पित करते हैं। मतलब भारत के लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को अपने ही ग्रहण कर लिया कि अब हम अपने देश को इस तरह चलाएं। ये है स्वाधीनता का ये समझ लीजिए अर्थ। तो ये आप समझ लीजिए कि अपने द्वारा बनाई हुई व्यवस्था को हम चलाएंगे, ये हमारा स्वतंत्रता का मतलब हुआ। और अपने द्वारा बनाई हुई व्यवस्था से हम आज देखिए 75 सालवां ये वार्षिक दिवस मना रहे हैं। तो 75वां वर्ष का दिवस है हमारा कि जब हम आज़ादी हासिल किए थे 15 अगस्त 1947 में। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। संविधान में ये जो व्यवस्था बनी कि जो केंद्र सरकार रहेगा, राज्य सरकार रहेगा, और उसी संविधान में ये भी व्यवस्था बनी कि ग्राम पंचायतें भी रहें। हर गांव में उन्होंने ग्राम पंचायत बना दी। तो हम उसी संदर्भ में बात करते हैं कि इस वक्त क्या ये जो स्वाधीनता का जो हमको मिली, तो क्या पूरे देश की स्वाधीनता मिल गई कि क्या कुछ लोगों को स्वाधीनता मिली, तो कुछ व्यवस्थाओं को स्वाधीनता मिली? तो अब देखिए, केंद्र की सरकार में आपने व्यवस्था बनाई तो केंद्र की सरकार में केंद्र में लोकसभा बन गया, राज्यसभा बन गया, प्रधानमंत्री बन गए, मंत्रिमंडल बन गए, और केंद्र की सारी व्यवस्था तो वो अपना चलाने लगते हैं। कोई आक्षेप नहीं है, किसी बाहरी ताकत का आक्षेप नहीं है। राज्य की भी व्यवस्था बनाई आपने तो उसमें भी किसी का आक्षेप नहीं है। राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, उनका भी लोक विधानसभा है, विधान परिषद है, उनका मंत्रिमंडल है, उनके मुख्यमंत्री हैं, अपनी व्यवस्था बना के चलाते हैं। अब उसी संविधान के द्वारा, जैसा कि मैं बार बार आपसे चर्चा कर भी चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं, गांव पंचायतों का भी गठन किया गया और उन ग्राम पंचायतों को भी कहा गया, संविधान ने कहा कि उनको 29 विभाग दिया और कहा कि आप भी एक तरह से स्वाधीन है, मतलब स्वतः स्वाधीन है, अपनी व्यवस्था आप भी खुद चलाइए। तो क्या गांव के लोग ग्राम पंचायती व्यवस्था में लोग स्वाधीन हो गए? इस बात को ही मैं शुरू से ही दोहराता हूँ कि भारत तो देश केंद्र आज़ाद हो गया, राज्य सरकारें आज़ाद हो गई, लेकिन जो गांव की जो व्यवस्था है, उस गांव की व्यवस्था वो आज भी पराधीन है। और मैं बता चुका हूँ कि पराधीन का क्यों है। हम तो कहते हैं कि वो आज भी देश आज़ाद लेकिन गांव गुलाम। तो मैंने पिछली बार तमाम कड़ियों में आपसे चर्चा की है कि किस तरह से गांव को गुलाम बनाया गया, और ये गुलाम इस तरह से राज्य सरकारों ने गांव पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को एक तरह से अपने विभाग के रूप में बनाया। तो जब उनका विभाग है तो इससे ज़्यादा पराधीनता क्या हो सकती है? एक तरह से विभाग ही बना रखा है ग्राम पंचायतों को। तो उसी ग्राम पंचायतों को हम कहते हैं कि ये गांव सरकार बनाइए, संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे 75 साल में आपने ग्राम पंचायतों को आज़ाद नहीं किया, उनको स्वाधीन नहीं किया, आज भी उनको अपराधीन बनाए हुए हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। तो ये कौन सी आप जो भारत के देश जो आज़ाद हुआ, इसके पीछे आके क्या मंशा है? और अगर गांव में जहां करीब 1 अरब आबादी के लोग रहते हैं, बाकी तो 30 अरब शहरों में केवल रहते, 30 करोड़ रहते हैं, बाकी तो 1 अरब के लोग गांव में ही रहते हैं। तो गांव को तो आपने पराधीन बनाया है, यानी कि 1 करोड़ अरब लोग आज भी पराधीन है। और मुझे आज देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने गांव के बारे में अपने भाषण में मैं कहा है कि मैं गांव के तरफ हमारा बहुत ज़्यादा उसको महत्व दे रहे हैं, गांव के विकास की तरफ हम ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, और तमाम बताया कि उन्होंने ये योजनाएं चलाएं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 75 साल में क्या प्रधानमंत्री जी को आज के जो इतना गौरवशाली दिवस है, आज 75वां साल पूरा हो रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को आज के दिन गाँव को पराधीन गुलामी से मुक्त नहीं कर देना चाहिए? कितना बड़ा ये बड़ी बात होती, कितने गौरव की बात होती कि आज प्रधानमंत्री जी घोषणा करते कि आज के दिन से 75 साल हम पूरे किए हैं। तो एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूँ कि अब गांव जो है राज्य सरकारों के विभाग नहीं रहेंगे, बल्कि वो स्वाधीन हो जाएंगे, वो हर तरह की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, और जो संविधान ने उनको 29 विभागों का अधिकार दिया है, वो सारी व्यवस्थाएं वो अपने ढंग से अपने अनुसार चलाएंगे, और जिस तरह से वो चाहे वो गाँव का विकास करें, और विकास के लिए जो उनको जो संसाधन संविधान के माध्यम के द्वारा मिल रहा है, सारे संसाधन उनको मिलते रहेंगे, और हर मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा, और वही जो सारा निर्णय लेंगे। तो कितना गौरवशाली दिन होता। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के दिन भी हमें बहुत आशा थी कि शायद इस 75वां साल में कोई बड़ी घोषणा होगी, और यही बड़ी घोषणा सबसे बड़ी होती है कि 1 अरब लोगों को आप गुलामी से मुक्त कर देते, तो कितनी बड़ी घोषणा होती। आज पूरे गांव तक लहर फैल जाती कि एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा हुआ जो गांव को उनके पराधीनता से, राज्य सरकार की पराधीनता से मुक्त कर दिया और गांव को स्वाधीन कर दिया। लेकिन अफसोस
कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दिए, और मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं ध्यान दिए, और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस बात को गंभीरता से सोचेंगे, और कम से कम आज तो नहीं तो इस 75वें साल में, जब एक साल अगला हम 2022 में आज़ादी मनाएंगे, तो 75 साल पूरे हो जाएंगे स्वाधीनता के, तो शायद उस दिन इसकी घोषणा करें। ये मेरी उनसे विनती भी है और मेरी आशा भी है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए कि 1 अरब लोगों को, एक देश के, भारत के 1 अरब लोगों को गुलामी से मुक्त कर दें, वो अपनी व्यवस्था उनको सौंप दें, वो अपनी व्यवस्था चलाएं। तो आज इसके फिर दोबारा मैं ये कहूँगा कि आज इस आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम विषय है कि जैसा कि रोज़ हम किसी न किसी विषय पर आपसे चर्चा करते हैं, आज का जो विषय है कि वो संविधान के जो अनुसूची 11 में जो 29 विषय है, उसके 22वें विषय पर हम पहुँच गए हैं। देखिए, धीरे धीरे 29 विषय में हम 22 विषय पर पहुँच चुके हैं और आपसे चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो विषय है वो है बाजार और मेले। तो देखिए, बाजार और मेले के बारे में कोई गांव के लोगों को बताना नहीं है, सभी जानते हैं कि बाजार क्या है, मेले क्या है। ये देश जो है भारत का एक अपने आप में बड़ा अनोखा देश है। और इस देश में बाजार और मेले, बाजार तो मान लीजिए तब भी एक निश्चित गांव में, हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं कि हर गांव में मंगल का बाजार लगता था, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, कितनी सुंदर व्यवस्था थी। किसी गांव में शनिचर का बाजार लगता था, किसी बाजार में बृहस्पति का बाजार लगता था। उन्होंने ऐसी ग्रामीण व्यवस्था बनाई थी कि किसी न किसी गांव में, आसपास के गांव में कोई न कोई बाजार लगता था। बाजार का मतलब वो स्थान है जहां की कोई आदमी अपना सामान लेके आए और अपना बेचने के लिए बैठ जाए, और जो ग्राहक हो वो अपने रूप से ले, उसमें न कोई रेट तय है न कुछ तय है। जो आदमी बाजार में अपने सामान को लाए, वो हम ग्राहक और क्रेता और जो बेचने वाला है उसके बीच में तय होता था कि भाई मेरा सामान इस भाव पर लीजिए और आप इस भाव पर लीजिए, और स्वतंत्र रूप से बिल्कुल व्यापार होता था। और तमाम लोग उस जैसी ज़रूरतें होती थी, क्षेत्रीय ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें उस बाज़ार में आती थी, और क्षेत्र के लोग आके उस बाज़ार में भाग लेते थे और अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। एक बड़ा सुंदर व्यवस्था थी और बहुत निर्बाध गति से चल रही थी। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा था कि स्थानीय लोगों को एक बाज़ार मिलता था अपना सामान बेचने के लिए, उन्हें दूर दराज की जाने की जरूरत नहीं होती थी। और जितना वो सामान लाते थे वो उतना ही सामान लाते थे, ताकि जानते थे कि ये सामान मिल जाए। उसमें ताज़ी सब्जियां मिलती थी, अनाज अच्छे मिलते थे, कपड़े भी मिलते थे, और नई नई चीज़ें मिलती थी। और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इतना अच्छा था कि वो उनके लिए एक तरह से जाते थे और लोग अपना खुद जाकर सामान वहाँ लाते थे। और एक बहुत हम मुझे याद है बचपन में बहुत हम लोग उत्साहित रहते थे कि किसी बाज़ार में जाएँ। और फिर बाज़ार में एक लोगों को, आसपास के लोगों को एक सामाजिक मिलन भी होता था। तमाम आसपास के लोग आते थे, जानते थे कि वहाँ बाज़ार में वो आएंगे, चल के वहाँ मिलने। तो एक बाज़ार में एक सामाजिक संबंध भी बनते थे आसपास के लोगों से। सबसे जिन गाँव में आप जाकर नहीं मिल सकते थे, उन लोगों से बाज़ार में भेंट होती रहती थी। कोई ना कोई बाज़ार में आता था, उसमें टेलीफोन और मोबाइल तो था नहीं। तो एक बहुत ये व्यवस्था थी जिसके आधार पर लोग सोचते थे कि इस बाज़ार अगले दिन जाएंगे उस बाज़ार में तो उनसे मुलाकात हो जाएगी, और होती थी। लोग आते थे, मिलते थे, और वहाँ बैठते भी थे कुछ देर तक, लोग बातचीत करते थे, और फिर रोज़ बाज़ार के करके और लौटते थे। तो ये गांव का, हमारे भारतीयों का एक विशिष्ट रूप से मैं समझता हूँ कि मैं तो नहीं जानता कि इस तरह से बाज़ार का क्षेत्र कहीं और है, जहाँ की केवल सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं थी बाज़ार। ये जान लीजिए, वो एक सामाजिक मेल मिलाप का भी बाज़ार हमारे हुआ करते थे। अब उसके अंदर मेलों के बारे में जान लीजिए। मेले तो भारत में तो ऐसे मेलों का तो समझ लीजिए कि हर रोज कोई ना कोई मेला लगता है। मेला की परंपरा तो बड़ा अद्भुत मेला है, और ये छोटे मेले से लेके बड़े मेले तक, चाहे, और मेले की कोई एक तरह का मेला लगता नहीं। त्योहार किसी भी देख लीजिए कि एक तो त्योहारों का दीवान पर मेला लगता है, त्योहारों का मेला, होली दिवाली का मेला लगता है। फिर बहुत सारे त्यौहार हैं, उसका मेला लगता है। त्योहारों का करीब करीब सब कहीं न कहीं त्योहारों का मेला लगता है। दूसरा है खास व्यापार का मेला था, कभी पशुओं का मेला, कभी चमड़े का व्यापार का मेला, कभी अन्य सामानों का मेला। तो बहुत सारे तरह तरह के मेले लगते रहते हैं। और आप जानते हैं भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगता है, जहाँ की दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ की करोड़ों लोग जुटते हैं।
और वही भारत की परंपरा आज भी निर्बाध कैसे चली है। तो मेले तो ऐसे होते हैं कि एक बड़ा उत्साहवर्धक जगह होती है, खास करके महिलाएं को देखिए, बच्चों के देखिए, वहाँ उनका मनोरंजन भी होता है, उनकी खरीदारी भी होती है, नई नई चीज़ें मिलती हैं। और मेलों पर तो इतना ही नहीं, मेलों हमारे भारत के मेले तो इतने अद्भुत हैं कि उनमें तमाम सिनेमा बन चुके हैं, तमाम साहित्यों में उनकी चर्चा हो चुकी है। भारत के मेलों की तो एक तरह से कि दुनिया में भारत के मेले प्रसिद्ध हैं, और वो अब मेले चल रहे हैं। आज भी मेले ऐसे नहीं है कि मेले ख़त्म हुए हैं। बाजार, ये जरूर है कि बाजार ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन मेले नहीं ख़त्म हुए हैं। और मेले आज भी देश में अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और तरह तरह के नए नए मेले भी हो रहे हैं। अब तो यहाँ तक कि कोई भी कार्यक्रम में नौकरी देने के लिए मेले लगते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण के मेले लगते हैं, तरह तरह के नए नए तमाम मेले का मतलब ये है कि जहाँ बहुत सारे लोग किसी खास प्रयोजन से अगर जुट जाएं तो वो मेला हो जाता है। खास प्रयोजन, कोई खाली व्यापार का वहाँ उद्देश्य नहीं है, खाली व्यापार का उद्देश्य। जैसे मैंने कहा कि बाजार का तो उद्देश्य व्यापार है, लेकिन भारत में बाजार का भी उद्देश्य खाली व्यापार नहीं है, बल्कि भारत में बाजार में भी सामाजिक मिलन होता है, तो उसका एक सामाजिक मिलन का भी उद्देश्य होता है। लेकिन मेले में तो एक तरह से मनोरंजन का खूब व्यवस्था रहती है। तरह तरह के, पहले जब ये फिल्म नहीं था और ये इस तरह से फिल्में नहीं थी, तो मेले में नौटंकियाँ होती थी, बहुत मशहूर नौटंकियाँ होती थी, और उसमें लोग तमाम कलाकार, देश भर के कलाकार आते थे। कला का प्रदर्शन का भी वो खूब मौका मिलता था। तरह तरह के जादूगर आते थे, तरह तरह के आज भी आते हैं, और वो लोग अपनी अपनी कला प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये जो ग्रामीण परिवेश है ना, उन ग्रामीण परिवेश के लोगों के अपने अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपने मनोरंजन करने के हिसाब से, अपने कला को दिखाने के हजार से वो उस दिशा में अपना खूब योगदान करते हैं, और एक लोग दूसरे को देखते हैं, दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे आजकल व्यापार हो गया कि किसी खास व्यापार, या सिनेमा है, मनोरंजन का सिनेमा लीजिए, ये मनोरंजन ये सिनेमा वालों के हाथ में आ गया। तो ये सारा का मनोरंजन ये व्यापारियों के हाथ में आ गया, जिनके पास पैसा है, पूंजी है, वो सिनेमा मंगाते हैं और वो सिनेमा बनाते हैं, और सारी पूंजी को उसको वो हड़प लेते हैं पूंजीपति, और मनोरंजन आप पैसा देते हैं उस सिनेमा देखने के लिए, और वो पैसा पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है, कलाकारों के जेब में चला जाता है। लेकिन जब मेलों में जब ये सब मनोरंजन होता था, तो ऐसा नहीं था कि एक ही पूंजीपतियों का आके और पैसे हड़प लें। हर तरह के कलाकार मेले में आते थे, और वो जो कलाकार आते थे खुद उससे लाभ उठाते थे, और उनकी स्थिति ठीक होती थी। ग्रामीण क्षेत्र के जितने कलाकार वो आते थे, और उनकी अपनी स्थिति बेहतर होती थी, उनको कमाई होती थी। तो ये जो हमारा जो एक तरह से प्राचीन तरीके थे, उसमें ये नहीं था कि धन का केंद्रीकरण कर दिया जाए, कुछ लोग कमाएं। तो जैसे आजकल 10-20 हीरो हो गए हैं, बस वही सारा पैसा कमाएंगे और लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी भाई, ये भारत की व्यवस्था ऐसी थी। ये तो पश्चिमी व्यवस्था है, जिसका नकल करके पूंजीपतियों ने उसको हड़प लिया। पूरी तरह मनोरंजन पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, और कुछ पूंजीपति कुछ 2-4 एक्टर को हीरो बना के उसको बड़ा ग्लैमराइज कर देते हैं, बस उसी के पीछे पीछे लग के अपने पैसे कमाते हैं। ये भारत की ये व्यवस्था नहीं थी। भारत की व्यवस्था थी कि हर कलाकार को पूरा का पूरा अवसर मिलता था, और वो अपनी कमाई करते थे। अपना मेले में हरदम कहीं ना कहीं मेले लगते रहते थे, वो जाते रहते थे, आते रहते थे, और मेलों में अपना प्रदर्शन करके ठीक ठाक कमाई किया करते। तो ये मेले हमारे हैं। अब ये इन चीज़ों को आपने समझ लिया कि बाजार और मेले। अब ये स्थिति ये हो गई है आज के दिन कि ये अधिकार दिया गया है कि ग्राम पंचायतें मेलों के और बाजारों के रेगुलेट करें, विनियमन करें, मतलब इनकी व्यवस्था को बनाएं, इनकी व्यवस्था को चलाएं। तो ये अधिकार गाँव को मिलना चाहिए। अधिकार तो दे दिया गया है कि आप उसके रेगुलेट करें, उसकी व्यवस्था को अपना खुद चलाइए, अपना बाजार और मेलों को। लेकिन उत्तर प्रदेश, लेकिन ये अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया। आज भी मेले के जो गांव में के जो मेले हैं या बाजार हैं, उससे एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, गांव के पंचायतों को आय का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसको अधिकार तो आपने दिया नहीं है। तो हम लोग का ही कहना है कि जब ग्राम सरकार जब बनेगी, गांव सरकार, तो ये जो बाजार और मेले हैं, इनकी पूरी व्यवस्था गांव सरकार चलाएगी। अब गांव सरकार, जैसे मैं कहता हूँ कि हर ग्राम सरकार जो है गांव सरकार, उसके 29 विभाग है, और हर 29 विभागों में एक विभाग होगा। एक विभाग में 5-6 हमारे जो गांव के लोग होंगे, उनको नियुक्ति दी जाएगी। अब वो जैसे मान लीजिए कि ये ग्राम सरकार रहती,
तो ये मेला और बाजार विभाग होता। अब मेला बाजार विभाग होता तो जिस गांव में मेला और बाजार लगने वाला है, बहुत सारे गांव लगते होता है, कुछ गांव में न लगते हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि 75% गाँव में बाजार और मेले लगते हैं, 75% गाँव में। तो 75% गाँव का तो उसका फायदा मिलता। तो ये लोग अपना व्यवस्था बनाते और इन गाँव में जहाँ मेले लगते हैं या बाजार लगते हैं तो वो बाजार में कोई ये बता एक तो साफ सुथरी व्यवस्था करते ताकि जो लोग भी वहाँ अपना आए सामान बेचने के लिए या मेले में भाग लेने के तो उनको सारी सुविधाएं मिलती। अब वो सारी सुविधाएं मिलती तो वो आकर्षित जगह होता, लोग आते और सुविधाजनक ढंग से उसको उसका अपने मेले में बाजार में सुविधाजनक घूमते। और ये उसके बाद वहाँ के जो लोग बेचने आते अपना सामान, जो कि हमारी उसको आय की जो व्यापार लोग करने लोग आते या जो मनोरंजन करने आते, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ इतना थोड़ा बहुत उनसे टैक्स भी गांव के पंचायतें गांव सरकार लेती ताकि वो गांव पंचायत मेले की अच्छी खासी व्यवस्था कर देती। तो उस टैक्स से गांव जो मिलता है उससे अच्छी खासी व्यवस्था गांव में लोगों को बाजार करती। और इसमें बहुत सारे जो गांव के लोग हैं जो हमारा विभाग है उसमें जैसे मैं कहता कि उनको रोजगार मिलता मेला चलाने वालों के बाजार चलाने के लिए। और ये बाजार में निरंतर उसमें ये भी कोशिश करते कि इस बाजार में क्षेत्र की क्या जरूरतें हैं तो निमंत्रित करते लोगों को। बहुत सारे लोग बाजार में जो नहीं आते हैं जानते नहीं हैं तो उनको गांव ये जो गांव मेले का विभाग रहता है या बाजार का विभाग रहता है अच्छे अच्छे लोगों को निमंत्रित करता है कि हमारे गांव में आइए आप लोग, यहाँ अपना सामान बेचिए और ये अपना प्रदर्शन यहाँ करिए। बहुत से कलाकारों को आमंत्रित करते, उनसे कहिए कलाकार लोग आइए अपना प्रदर्शन करिए। तो बहुत सारी जो इसकी गतिविधियाँ और गांव पंचायतों की गांव स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की या ग्रामीण स्तर की बहुत सारी जो गतिविधियाँ होती हैं वो मेले में वो आती। और एक मेला जो आजकल धीरे धीरे बाजार तो उखड़ रहे हैं, बाजार पर तो ध्यान तो सरकार ने दिया नहीं, तो अब बाजार में जगह जगह आप जानते हैं सड़क के किनारे दुकान बन गई हैं जहाँ के 24 घंटा सामान मिलता है। तो 24 घंटा दुकानें तो लोग अभी से बाजार को मतलब नहीं है क्योंकि दुकानें बन चुकी हैं। तो जब सड़कों पर चौराहों पर दुकानें बन गई तो बाजार खत्म हो गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब दुकान नहीं है लेकिन बाजार के दूसरा रूप देना चाहिए था, बाजार का ही रूप देना चाहिए था कि यहाँ तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें हैं ये तो आप ब्रांडेड सामान लाते हैं और वही बेचते हैं, लेकिन आप आमंत्रित करते कि बाहर के लोग आए हैं और अपना सामान बेचें तो सस्ते दाम बेचते। जैसे उदाहरण दे देना कि हर बड़े शहर में आप देखते हैं जैसे लखनऊ में क्या उदाहरण देना कि यहाँ एक बुद्ध बाजार लगता है और बुद्ध बाजार में अब आप बुद्ध बाजार में जाइए तो 2-3 जगह लगता है, तो बुद्ध बाजार है और कहीं कहीं बृहस्पति बाजार लगता है, शहर में 2-3 जगह बाजार लगते हैं। उन बाजारों में आप जाइएगा तो इतने बाहर के लोग आके इतने सस्ते सस्ते सामान पर इतनी वैरायटी के सामान देते हैं कि भीड़ होती है और लोग जा जाके वो खरीदते हैं। तो ये प्रयोग हम गांव में भी करते हैं कि गांव के में इस तरह से विशेष बाजार चीज़ों के लिए गांव में उनको उत्साहित करते, लोग आते और अपना सामान सस्ते दाम बेचते और गांव के लोग जाके क्षेत्र के लोग जाके उसको खरीदते। तो उन्हें वो जो बाजार जितने दुकानों में जाके महंगा सामान खरीदना पड़ता है क्योंकि दुकानों पर तो ज़्यादा ब्रांडेड सामान जो कंपनियों के से बन के आते हैं वही लोग वहाँ बेचते हैं और वो कंपनियों के बेचते हैं तो उनके दाम पर अपना कुछ जो मनमानी दाम लेते हैं वो सब महंगे लेते हैं, उसके आधे दाम पर एक बाजारों में सामान मिलेंगे। तो वो ये जो व्यवस्था चल रही है जिसको रोज़ खरीदना खरीदे लेकिन तो बाजार में आके आधे दाम पर सामान नहीं मिलता, तो गांव वालों को कितने सस्ते सामान मिलते, सस्ता भी मिलता और लोगों को रोजगार भी मिलता और बहुत सारे लोगों को और भी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं, तरह तरह की चीज़ें देखी। तो अब चूंकि आपने उनको ध्यान नहीं दिया तो वो ख़त्म हो गए, बाजार ख़त्म हो गए। तो इसलिए गांव की जो सरकार होगी तो बाजार की व्यवस्था को जैसा मैंने बताया कि इधर से एक बाजार व्यवस्था चला के एक नया ढंग से बाजारों को उत्साहित करती कि लोगों को आप आइए और बाजार के में रखिए। तो इस तरह की ये गांव सरकार का एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण बात है। और उसी तरह मेले का है। अब मान लीजिए ये भी हो सकता था कि एक और बात बता दूं आपको कि बाजार मान लीजिए एक गाँव का है तो अगर वो जगह 2-3 गाँव के बीच में है तो 2-3 गाँव सरकारें मिलकर उस जगह को विकसित करती कि हम 3 गाँव में हम मिला के एक बाजार लगाएंगे, तो ये भी एक उनके पास विकल्प होता है। तो और बेहतर हो कि तीनों गांव आपस में 4 गांव आपस में मिल करके एक सुंदर बाजार बना देते हैं जो कि हर सप्ताह में 2 दिन बाजार वहाँ लगते हैं। उसी तरह से मेले की आ जाइए,
मेला जो है लगता ही है, कभी आप जाए किसी मंदिर पर मेला चल रहा है, किसी नदी के घाट के किनारे मेला चल रहा है, कहीं किसी बाजार बगीचे में मेला चल रहा है। तो ये जो सारे मेले किसी न किसी बहाने जो लगते रहते हैं, तो उन मेलाओं का भी आप देखिए कि उन मेलाओं में भी आप उसको अगर व्यवस्थित ढंग से करें। अभी तो कोई सरकारी व्यवस्था तो ऐसी होती है कि लोग अपने आते हैं और सरकार के लोग मनमानी पैसा वसूलने के लिए कुछ अधिकारी आते हैं और समझ लीजिए कि वो एक तरह से उनका शोषण करने के लिए कुछ अधिकारी आके और पैसा वसूल करके चले जाते हैं कि मेले में क्या मिल रहा है, क्या व्यवस्था है, कैसे सब लोग अपने करते हैं। और उनको कोई इस तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं देते हैं जिससे कि उनको लोगों को, ग्रामीण लोगों को फ़ायदा हो। और उत्साहित तो बिल्कुल नहीं करते हैं कि जैसे मेला का और विस्तार हो, मेला और बड़ा हो। ये सब व्यवस्था जितना भी अपने आप में चल रहा है। तो कुछ मेले तो चल जाते हैं और कुछ मेले अपनी मौत से मर जाते हैं क्योंकि उनको आगे कोई सुविधा नहीं मिलती। तो ये जो ग्रामीण व्यवस्था थी ये मेलों की, तो हम गाँव सरकार ने तो एक देखिए गाँव के लिए ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का साधन भी रहता है। गाँव खुद इनसे अपना पैसा जुटा के और अपने विकास के काम में लगाती, कुछ न कुछ पैसा मेलों के लिए लगाती, तो वहाँ भी अच्छी व्यवस्था होती और जो पैसा बचता वो गांव के विकास में। तो बहुत बड़ा एक हमारे अर्थव्यवस्था का ये स्रोत जो गांव पंचायतों को है, उसको इनको गांव पंचायतों को न दे के सरकार ने अपने पास रखा है। तो अब सरकार अपने पास रखा है तो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका यही काम है कि जाओ उनसे कुछ पैसे वैसे लेके, जैसे भी मेला चल रहा है वैसे चलने दो। चाहे वो जिला परिषद का विभाग के कर्मचारी जिला पंचायत चला रहे हो या कौन विभाग चला रहे हो, मनोरंजन विभाग चला रहा है, क्या विभाग चला रहा है, मतलब ये कोई ना कोई विभाग चला रहा है, कोई ना कोई विभाग उसमें लूट खसुट अपना मचाया। जैसा कि सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी विभाग तो खाली इसलिए इन चीज़ों को इसलिए करते हैं कि इसमें उनकी कमाई हो, लूटो, बस मुख्य उद्देश्य उनका वही रहता है। तो और ये जो चीज़ हमारी परंपरा से चलती आ रही है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई आज की चीज़ नहीं है। मैं जब से मैं तो देख रहा हूँ या हजारों साल से चलती आ रही है, तो जो हमारे हजारों साल से परंपरागत चीज़ चली आ रही है उसका भी अधिकार आपने गांव को नहीं दिया है। तो ये अजीबोतारी है। क्या चाहते हैं आप गांव पर? ये दिक्कत ये है कि ये जानते हैं, ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और नेता जानते हैं कि अगर इनको हम अधिकार देंगे तो ये नेताओं को पूछेगा कौन। ये सारी दिक्कतें यही है कि ये नेता, एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गांव में जरूरत ही क्या रह जाएगी? तो उनकी नेतागिरी तो खत्म हो जाएगी। तो ये नेतागिरी ना खत्म हो तो उनकी सबकी सारी चिंता है कि हमारी नेतागिरी ना खत्म हो, एमएलए, विधायक जी की, एमपी साहब की, चाहे मुख्यमंत्री, मंत्री की, क्योंकि सारा 1 अरब लोगों में ही नेतागिरी चमकाना है उनको। और गाँव के लोग जब अपना सब काम करने लगे तो नेतागिरी तो इनको खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये तो कर नहीं करें। इसीलिए आज 15 अगस्त है। एक बार मैं आपसे फिर एक निवेदन करूँगा कि देखिए 75 साल में तो कम से कम अब तो जागिए, अब जागिए तो समझिए। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ समझिए इसको। अब इस 75 साल के आज़ादी के टाइम में तो समझिए कि ये नेता नहीं करेंगे। नेता क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। तो फिर कौन करेगा? तो फिर मैं इसीलिए समझाऊँ कि पहले आपने समझ लिया कि गाँव सरकार क्या कर सकती है, और फिर लोगों में आपस में आप चर्चा करिए इसकी कि क्या गाँव सरकार कर सकती है, और लोगों को संगठित करिए, आंदोलन करिए, विरोध करिए। और विरोध करने के लिए ये आप देखेंगे कि सर का विरोध करने का आवाज़ उठेगा। और इसी विरोध करने के देखिए हम लोग अभी इस बार आपका पिछले 8 अगस्त को मैं आपको फेसबुक लाइव पर नहीं आ पाया, इसी नाते नहीं आ पाया कि मैं भारत परिषद का स्थापना दिवस था, 30वां स्थापना दिवस, और ये बरेली में इस बार कार्यक्रम था। तो मैं उस कार्यक्रम में भी 8 अगस्त, आज जो हम आप कर रहे हैं करीब 1 साल पूरा हो गया, 8 अगस्त 1920 से मैं 2020 से हम लोगों ने ये गांव सरकार की शुरू किया था इस लाइव, ये फेसबुक लाइव 8 अगस्त 2020 से। और देखिए 8 अगस्त 2021 आगे करीब 1 साल बीत गया। और 1 साल के बाद ये 8 अगस्त था, तो हमें 8 अगस्त बरेली में हम लोगों ने भारत परिषद का स्थापना दिवस मनाया। तो उसमें गांव सरकार की चर्चा नहीं, लेकिन मैंने स्थापना दिवस में इस बार 2 बातें फिर उठाई। और चूँकि वो ये 2020 का चुनाव आने वाला है, तो इसलिए उस चुनाव की दृष्टि से हमने कहा कि इस बार हमें 2 मुद्दों पर ध्यान देना है। एक तो 2022 के चुनाव में 2022 के चुनाव में 2 मुद्दे पर ध्यान देना है, और जिसमें भारत परिषद के लोग थे, नैतिक पार्टी के लोग थे। इसलिए मैंने कहा कि इस बार ये 2 मुद्दे ध्यान देने की जरूरत है कि एक तो गाँव में गाँव सरकार और प्रदेश में सामाजिक सरकार। जो प्रदेश में सामाजिक सरकार, इसलिए मैंने कहा कि जो सारी पार्टियां जो जात के राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव करें, चाहे सभी पार्टियों, जब मैं कहता हूं तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी,
कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब जातिवादी पार्टियां, मैं इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग मैं कार्यक्रम चलाता हूँ, सामाजिक नेता बनाम जाति नेता, उससे मैं बताता रहता हूँ कि किस तरह से ये जातिवादी हैं। अगर अवसर हो तो आप यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो वो एक अलग कार्यक्रम चलता है। तो मेरा कहना है कि सभी ये जातिवादी पार्टियां हैं और इसलिए आने वाले समय में एक सामाजिक सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि जिन जातियों के समर्थन उन पार्टियों को मिलता है उन्हीं की सरकार होती है और वही उन्हीं के लोग जाते हैं सरकार में रहते हैं और वही उनके लोग ही सरकार में के अपने काम के लिए जाते हैं। सामाजिक सरकार बनेगी मतलब किसी को, सबको महसूस हो कि ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार है। तो इसलिए हमने ये भी कहा कि एक सामाजिक सरकार हम बनाएंगे और सामाजिक सरकार बनाने के लिए भारत परिषद, नैतिक पार्टी सब लोग लामबंद हो और लामबंद हो गए। हमें गांव में गांव सरकार और प्रदेश में सामाजिक सरकार बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए लेकिन वो बात वहाँ हमने कह दिया। इसी सिलसिला को आपको फिर बताते हैं कि ये जो गांव में गांव सरकार बनाने के लिए जब तक आप लामबंद नहीं होंगे, जब तक आप इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक आप जगह जगह लोगों को तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये नेता कभी बनने नहीं। तो ये आज इस पावन पवित्र दिवस 15 अगस्त पर मेरे तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आज के दिन पर। और मैंने आपको एक सूचना भी दे दूं कि मैंने एक 75 साल बदलते भारत की कहानी एक पुस्तक भी लिखी है और वो 21 तारीख को उसका विमोचन भी करेंगे, ताकि वो भारत के जो 75 साल जो देश के 1947 से लेके और आज तक ये जो 15 अगस्त जो 75 साल हुआ, भारत में क्या चीज़ें बदली, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ हम मात खाए, कहाँ हम आगे बढ़े, कहाँ मतलब जितना भी आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के बारे में 75 साल में क्या क्या हो चुका है, सभी विषयों को लेते हुए मैंने इसलिए लिख दिया है कि एक उसका कारण है क्यों मैंने इस पुस्तक में लिखा। देखिए मेरा भी जन्म करीब उसी 47 के आसपास हुआ है। तो हमने जीवन को सबसे मतलब मेरा जीवन और देश का आज़ादी एक साथ आगे इनका विकास हुआ है। तो मेरी पीढ़ी ही, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं की पीढ़ी ऐसी है जो 75 साल को पूरे तरह से देखी है। बाकी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहानी हो जाएगी कि पीछे क्या हुआ था। तो आने वाली पीढ़ियां इस बात को अच्छी तरह से जाने समझें कि 75 साल में क्या हुआ। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि हमने सब उसके प्रत्यक्षदर्शी रूप में सब देखा है। तो इसलिए अपने अनुभव से मैंने जहाँ जिस तरह से देखा है भारत को, उसके बारे में उल्लेख किया। तो ये 75 साल किताब एक तरह से बड़ा वो ऐतिहासिक भी किताब होगी और बहुत इसमें सनसनीखेज भी होगा, क्योंकि बहुत से जो हमने गलतियाँ किया मैंने उसका भी उद्धृत किया है और बहुत से स्वार्थवादी शक्तियाँ किस तरह से देश का स्वार्थ के लिए स्वार्थवादी ताकतों ने किस तरह से देश को बर्बाद किया है, किस तरह भ्रष्टाचार किया, किस तरह सांप्रदायिकता और जातिवाद फैलाया, ये सारी बातें उसमें उल्लेख हैं। तो बहुत सनसनी भी है, बहुत जगह पर आपको उस किताब में मिलेगा। तो ये इस तरह से भी, और उसमें बात को उस बात में मैं उठाया है कि जो 1 अरब की आबादी है, गांव सरकार बनना चाहिए और प्रदेश में सामाजिक सरकार बनना चाहिए, सारी बातें उस किताब में उल्लेख किया। आपको अवसर मिलेगा तो उसको जरूर पढ़ेंगे। तो आज एक बार पुनः इस 75वें साल में आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। ये गौरवशाली दिन है, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि 75 साल हम चले और बहुत जल्दी 25 साल में हम लोग रहें या न रहें। हमारे तमाम नौजवान साथी लोग, आप हमारी शुभकामना है कि 100वां भारत की आज़ादी का दिवस मनाएं और उस 100वें दिवस में जो उस दिन अब जब हम 100वां मनाएं तो देश में गांव-गांव की सरकार बनी होनी चाहिए और उसी तरह से देश में और प्रदेश में सामाजिक सरकार होना चाहिए, जातिवादी सरकारें नहीं रहना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।